नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आरकेएलएस मैथ क्लास के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग चालू करेंगे जो क्लास 7 है। क्लास 7 के जो एनसीईआरटी साइंस है, एनसीईआरटी साइंस का हम लोग चैप्टर 1 को पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल एक एक वर्ड को समझ कर। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, और आपको यह क्लास कैसा लगता है कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये कहेंगे कि आप इसी तरह से क्लास 7 का, 8 का, 9 का, 10 का साइंस और मैथ बहुत ही अच्छे तरह से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, चैप्टर 1 जो है क्लास 7 के साइंस का, आपका उस चैप्टर का नाम है पादपों में पोषण। चैप्टर का क्या नाम है? पादपों में पोषण। पादपों में पोषण का मतलब होता है पौधों में पोषण। ठीक है, तो यहाँ पर है कि कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन क्या है? आवश्यक है। हम जानते हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन क्या है? आवश्यक है। सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। यानी भोजन के घटक कौन कौन से हैं? तो भोजन के घटक है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज। ये सभी भोजन के घटक हैं। और भोजन को जो ये घटक है, तो भोजन के घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है तथा इन्हें पोषक कहते हैं। भोजन के जो घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, आवश्यकता है जिसकी, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो पोषक कहते हैं। ठीक है, आप 7 क्लास के कोई स्टूडेंट है, बच्चे हैं, वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, या फिर फिलहाल जो बीपीएससी टीआरई का एग्जाम होने वाला है, टीआरई 4 का, उसके लिए अगर कोई स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइंस का हम लाइन बाय लाइन आपको पूरा समझाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से समझ गए, यहाँ से आप क्या समझ गए कि जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है और खनिज लवण है, ये भोजन के क्या है? घटक है। और भोजन के इन्हीं घटक को हम लोग क्या कहते हैं? तो भोजन के इन्हीं घटक को जो है हम लोग पोषक कहते हैं। भोजन के इन्हीं घटक को क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। सभी जीवों को भोजन की क्या होती है? आवश्यकता होती है। पादप पौधों स्वयं के लिए भोजन बना सकता है। जो पादप है, पेड़ पौधा है, स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। ठीक है, वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मतलब जो पादप है, जो पौधा है, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, जबकि जो मनुष्य है, अन्य जो प्राणी है पृथ्वी पर, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। वो पादपों का आहार करते हैं या फिर जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, यानी मानव और अन्य जो जंतु है, जानवर है, वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अन्य जीवों पर क्या करते हैं? निर्भर करते हैं। ठीक है, बाकी आइए समझते हैं यहाँ से पादपों में पोषण। पादपों में पोषण की विधि का मतलब होता है पेड़ पौधा में पोषण की कौन सी विधि है। तो देखिए, केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। यानी केवल पृथ्वी पर पादप ही ऐसा है, पेड़ पौधाएं, जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। और ये जो सभी पदार्थ हैं, ये उनके परिवेश में यानी उनके वातावरण में, आसपास में क्या होते हैं? उपलब्ध होते हैं। ठीक है, चलिए आगे कहता है पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। ठीक है, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। ठीक है, यानी सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने, जो सजीव होते हैं उनके भोजन ग्रहण करने एवं इनके जो उपयोग की विधि है, उसको क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं।
ठीक है। तो पोषण की परिभाषा यहाँ से हो गया कि सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने की एवं उपयोग करने की विधि को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। ठीक है। आगे कहता है पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाती है। यानी पोषण के दो प्रकार होता है, स्वपोषण और एक प्रपोषण। तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं स्वपोषण कहलाती है, अर्थात जिसमें पेड़ पौधा होता है। आगे लिखा है अतः अतः ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। यानी जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है ऐसे पादपों को क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। ठीक है। जंतु एवं अधिकतर अन्य जो जीव है जो पादप द्वारा संश्लेषित भोजन करते हैं यानी पादप पर निर्भर रहते हैं, उसे हम लोग विषमपोषी कहते हैं। ठीक है। आगे देखिए, आगे लिखल है कि पहेली जानना चाहती है कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन क्यों नहीं बना सकता है। पहेली नाम की कोई लड़की है, वो क्वेश्चन पूछ रही है कि जिस तरह से पादप अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज के माध्यम से अपना भोजन बना लेते हैं, उसी तरह से हम लोग भी क्यों नहीं बना सकते। तो देखिए, अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियां कहाँ स्थित है। क्या भोजन पादप के सभी भागों से निर्मित होता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों में। तो यहाँ पर है कि पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं, खाद्य फैक्ट्रियां तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है। ये सभी बातों जो है ये लड़की पहेली पूछ रही है। अब आगे आइए समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण यानी पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। कहता है पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। जो पत्तियां होते हैं पौधों में वो पादप की क्या है, खाद्य फैक्ट्रियां हैं। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। यानी जितने भी कच्चे पदार्थ हैं, खनिज लवण पानी वगैरह, ये सभी पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ यानी मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक। यानी मृदा में जो उपस्थित जल और खनिज लवण है वो जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं और जो तना होता है पौधा का उसके माध्यम से पत्तियों तक क्या किया जाता है, पहुंचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। और पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म रंध्र होते हैं यानी छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वो वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड उसके माध्यम से ही जो है सो पौधों में क्या होता है, प्रवेश करता है। ठीक है। अब आइए आगे कोशिका के बारे में समझते हैं। कोशिका क्या होता है। देखिए, जिस तरह से हम लोगों का शरीर यानी सीधा यहाँ समझिए कि आपने देखा है कि इमारतें ईंटों से बनती है, इसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो कोशिका कहलाती है। ठीक है। आप जानते हैं कि जिस प्रकार से जो घर होते हैं वो ईंटों से बनता है, ठीक उसी प्रकार जो सजीवों का शरीर होता है वो सूक्ष्म इकाइयों का बना होता है, जिसे हम कोशिका कहते हैं। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। यानी कोशिका को हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं, लेकिन अपने नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं, जिसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है। जो कोशिका होता है, ये सभी जो कोशिका है ये एक बाह्य संरचना द्वारा इसे घिरी होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो कोशिका झिल्ली कहते हैं। यहाँ से आप पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं, जो कोशिका होता है वो एक बाह्य झिल्ली के द्वारा ऐसे इस प्रकार से ऐसे जो है ये घिरी होती है ऐसे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा ये बात। इसमें के केंद्र में स्थित एक संपुष्ट संरचना भी होती है जिसे केंद्रक कहते हैं। इसके केंद्र में स्थित एक संपुष्ट संरचना होती है, ऐसे यहाँ पर ये देख सकते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो केंद्रक कहते हैं। ठीक है। चित्र 1.1 केंद्रक के चारों ओर जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है, जिसे कोशिका द्रव कहते हैं। केंद्रक के चारों ओर जो होता है एक जेली नुमा पदार्थ, ये जो देख रहे हैं पीला 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 जेली की तरह, ये जो पदार्थ आपको दिख रहा है
ये क्या है? कोशिका द्रव है। ठीक, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे लिखा है, यह रंध्र कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं, ऐसे छिद्र को रंध्र कहते हैं। यानी पत्तियों में जो रंध्र कोशिका होता है वो एक छिद्र द्वारा घिरा होता है, इन छिद्र को ही हम लोग रंध्र कहते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, यानी ये जो रंध्र होता है उनका काम होता है जल एवं खनिज नली को वाहिक पत्तियों तक द्वारा क्या करना? पहुंचाना। ये वाहिकाएं नली के समान होती है तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। ठीक है, तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अध्याय 7 में पढ़ेंगे। पादपों में जो है जो पदार्थों का परिवहन, यानी जो पदार्थ है वो परिवहन का मतलब होता है उस पदार्थ को एक भाग से दूसरे भाग तक जो पहुंचाना है, यानी पदार्थों का परिवहन, उसके बारे में आप अध्याय 7 में अध्ययन करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात आइए समझते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, यानी जो पत्तियों का रंग जो हरा होता है वो किसके माध्यम से होता है? तो क्लोरोफिल के माध्यम से होता है। ठीक है, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। यानी जो क्लोरोफिल होता है उस सूर्य की प्रकाश को संश्लेषित करता है, यानी खींचता है और भोजन बनाने में सहायता करता है पौधों को। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। यानी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, खाद्य संश्लेषण की क्रिया है, वो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव नहीं होती। यहाँ से आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है या रात में होती है, तो आप बता सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बिल्कुल दिन में होती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसलिए इसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश की उपस्थिति में होता है। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ठीक है, आवश्यक है। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद के रूप में संचित हो जाती है। तो सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का एक चरम स्रोत है। यानी हम कह सकते हैं कि जो सूर्य जो है वो सभी जीवों के लिए ऊर्जा का क्या है? एक चरम स्रोत है, यानी मुख्य रूप से एक चरम स्रोत है जो बहुत जरूरी है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चे कि आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा। तो आइए समझते हैं, अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या हो सकता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? तो प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर भोजन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परमावश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। यानी कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो हमारा पृथ्वी संकट में आ जाएगा, ऑक्सीजन की प्राप्ति नहीं होगी। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना ही संभव नहीं है। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अगर नहीं होता है तो इस पृथ्वी पर जीवन का कल्पना करना ही संभव नहीं है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। इस प्रक्रम को निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। देखो, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को खींचता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है वातावरण से, फिर पृथ्वी से जल लेता है और उसकी उपस्थिति में जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस बनाता है। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, यानी इस प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है और कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड स्टार्च के रूप में संचित
हो जाता है। ठीक है, यानी सूर्य के प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है वातावरण से पौधा, फिर जल लेता है जिसकी उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट बना देता है और ऑक्सीजन मुक्त कर देता है। ठीक है, यानी ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का एक प्रकार से समीकरण है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे है यहाँ पर कि पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। जो हमारा स्टार्च है वो भी एक प्रकार का क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, देखिए यहाँ पर पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भागों जैसे कि हरे तने एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियों शल्क अथवा शूल रूपी हो जाती है। इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। क्रियाकलाप 1.1 को समझते हैं। देखिए लिखा है कि एक ही प्रकार के पादपों के 2 गमले लीजिए, यानी एक ही प्रकार के पादप हमको लेना है जिसे 2 गमले में लगा देना है। एक को अंधकार में रखना है, 72 घंटों के लिए रखिए तथा दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखना है। दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण इस प्रकार कीजिए जैसे आपने कक्षा 6 में किया था। आपने अवलोकन को नोट कीजिए। अब उस गमले को जिसे अपने अंधकार में रखा था 3 से 4 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। जिसको आपने अंधेरे में रखा था, जिस गमले को 72 घंटों के लिए, उसे 3 से 4 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। पुनः इसकी पत्ती पर आयोडीन परीक्षण कीजिए। अपने परीक्षण को नोटबुक में लिखिए। अब देखिए क्या होता है। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य रंग की पत्तियों भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्ण क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रतिच्छादन करते हैं, अर्थात ढक देते हैं। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। आपने गीली दीवारों पर तालाब अथवा गहरे ठहरे हुए जलाशय में हरे अवपंखी काई जैसे पादप देखे होंगे। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिसे सवाल करते हैं। पता है, आप गीली दीवारों पर अथवा तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अवपंखी कई जो पादप देखे होंगे। ये सामान्यतः कुछ जीवों वृद्धि के कारण बनते हैं जिसे सवाल करते हैं।